दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा 188वां लेक्चर है, जहां दोस्तों 188 पे हम पहुंच चुके हैं और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो आपके कवर हो जाएंगे 5640 सवाल। जहाँ दोस्तों 5610 से लेकर 640 तक के सवालों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि ये सीरीज लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रही। मुझे लगता है कि लोग डिटेल में पढ़ना नहीं चाहते या फिर भागना चाह रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आज नहीं तो कल आपको ये देखना ही पड़ेगा। जब तक आप हर चैप्टर पर हर एक तरीके के सवाल नहीं देख पाते हैं तब तक ये कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप पढ़ते संविधान जरूर है, लेकिन जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो उन टॉपिक पर प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बताइए तो सही। ठीक है, बहुत मेहनत से दोस्तों ये चीज़ें तैयार कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे निश्चित रूप से उन्हें फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों यह अस्थायी या तदर्थ समितियों से संबंधित टॉपिक है और बहुत सारे घोटाले हमारे देश में हुए, उन सभी घोटालों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये कब हुआ था, कौन सी समिति बनी थी, कीटनाशकों से संबंधित कौन सी समिति बनी थी। ठीक है, शेयर मार्केट में जो घोटाले हुए हैं कई सारे, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से घोटाले हुए, उन समिति की अध्यक्षता किसने किया था, क्या रिपोर्ट आया। बहुत सारे बेहतरीन सवाल हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, आधे अधूरे में कुछ होने वाला नहीं है। कुछ स्क्रीन पर सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सवालों का जवाब भी नहीं पता होगा, लेकिन उसके बाद भी समय नहीं देना है। चलिए देखते हैं। लिख रहा लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने मेंबर होते हैं, खाली इतना बताना आपको। सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और लेखाओं की जांच कौन सी समिति करती है। कृषि समिति किन समिति के अंतर्गत आते हैं। हर्षद मेहता शेयर घोटालों की जांच हेतु जो समिति बनी थी, यह समिति कब बनी थी, किसकी अध्यक्षता में बनी थी। कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ग्रंथालय समिति में लोकसभा के कितने मेंबर शामिल होते हैं। इस तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर लेवल पर हो पाई। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के डिमांड पर ही यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री का बैच हमारे पास है। आप एक मौका भर दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आप डिसाइड करेगा कि बाकी के बैच नितिन सर के जो हैं वो हमें ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहूंगा सीधे सवालों पर आऊं और आपको परेशान न करते हुए सीधे मुद्दे की बात करूं। ठीक है, तो आज हमारा 188वां लेक्चर है। 5640 तक के सवाल आज हमारे कवर होने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारा चैप्टर दोस्तों ये अस्थायी समितियों से संबंधित है, जिन्हें हम तदर्थ समितियां कहते हैं, यानी जरूरत के आधार पर इन समितियों को बनाया जाता है। ठीक है, पहला, अच्छा, जब आपने पढ़ा था दोस्तों संसदीय समितियां, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था संसदीय समितियों के बारे में। ये संसदीय समितियां क्या होती हैं दोस्तों, तो याद रखें दोस्तों, ये समितियां दो प्रकार की होती हैं। या तो अस्थायी समितियां होती हैं जिनका निर्माण हर साल होता है, या तो अस्थायी समिति होती है जिनका निर्माण जो है आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है और जब कार्य पूरा हो जाता है तब ये समितियां समाप्त कर दी जाती हैं, अस्थायी वाली। ठीक है, बाकी जो अस्थायी होती हैं वो तो हर साल बनती हैं, ये हमने पढ़ा था। और उसी संबंधित अस्थायी समितियों से संबंधित कई सारे सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे सवाल आता है कि सरकारी उपक्रमों यानी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, ठीक है, तो कह रहा है सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच दोस्तों कौन करता है। तो याद रखेगा, इसके लिए अलग से एक सरकारी उपक्रम समिति ही बनी होती है। क्या बनी होती दोस्तों, एक सरकारी उपक्रम समिति बनी होती है जो इस तरह के गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो प्रोजेक्ट हैं या जो कंपनियां हैं उन पर दोस्तों क्या करता है, निगरानी रखती है, उनसे संबंधित प्रतिवेदनों की जांच वगैरह करने का काम ये करती है। ठीक है, ये समिति। लिख रहा है सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन। होता है क्या, देखिए जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियां होती हैं उनको साल दर साल उनका जांच किया जाता है, उनका लेखा परीक्षण किया जाता है। और ये कौन करता है, ये करता है CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से हम कहते हैं, वो करता है। तो दोस्तों वो जब जांच करके अपनी रिपोर्ट दे देता है तो उस जांच को भी कौन चेक करता है, तो उस जांच को भी दोस्तों याद रखेंगे सरकारी उपक्रम समिति, जो दोस्तों इस समिति के जो मेंबर हैं वो दोस्तों उस जांच को एक बार फिर से अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, देखते हैं और चेक करते हैं। तो यहां इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल आता है कि कृषि समिति या किन समितियों के अंतर्गत आती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जैसे कृषि समिति हो गया, इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इस तरह की समितियां दोस्तों इनको विभागीय समितियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी विभागीय समितियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कृषि से संबंधित जितनी भी समितियां होती हैं वो विभागीय समितियों के अंतर्गत आते हैं। या फिर साइंस एंड टेक से संबंधित भी जो समितियां होती हैं, कृषि और साइंस एंड टेक, ये
तीन इंपॉर्टेंट आपके लिए वो सवाल आ भी गया कि विज्ञान और तकनीकी और पर्यावरण और वंश से संबंधित समितियां किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये भी आती हैं किसके अंतर्गत, विभागीय समितियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो एक काम करिए ना आप यहां पर दोस्तों समितियां, ठीक है, ये आप यहां पर याद रखें दोस्तों। यहां पर जैसे कृषि का नाम लेते हैं, यहां पर दोस्तों हम पर्यावरण का नाम लेते हैं, पर्यावरण का नाम लेते हैं, यहां पर दोस्तों वन का नाम लेते हैं, यहां पर दोस्तों विज्ञान एवं तकनीकी का नाम लेते हैं। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी, ठीक है, यह विज्ञान एवं तकनीकी याद रखें दोस्तों। इन सभी से संबंधित जो समिति है ये विभागीय समितियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लिख रहा है याचिका समिति तथा विशेषाधिकार समिति, ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति। तो दोस्तों जो इस तरह की समितियां होती हैं ये जो है आती तो वैसे ये सब अस्थायी समितियों के अंतर्गत हैं। ठीक है, अस्थाई समितियों के अंतर्गत है। हालांकि आज का हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर जरूर अस्थाई संबंधित है, लेकिन ये खास करके याचिका समिति और विशेषाधिकार जो समिति है ये अस्थाई समिति से संबंधित होती है। ठीक है, एक सवाल और देखिएगा, लिख रहा है विशिष्ट विषयों पर विचार और प्रतिवेदन देने संबंधी समितियां ये किस प्रकार की समितियां होती हैं। तो जिन समितियों का निर्माण ही किस लिए होता है दोस्तों, विशिष्ट विषयों पर विचार देना और अपना प्रतिवेदन देना, तो दोस्तों ये तदर्थ समितियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एड हॉक जो होता है दोस्तों, तदर्थ समितियां, यानी जरूरत के आधार पर दोस्तों इन्हें बनाया गया होगा, तब तो सब लोग प्रतिवेदन दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर आपका जवाब क्या होगा, तदर्थ समिति, ये आपका जवाब होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल हमें मिलेंगे। ये तो जनरल सवाल थे, बहुत खास नहीं है। आपको टफ लग रहे थे क्या, यहां पर ऐसा मैंने अभी कुछ डिफिकल्ट नहीं पढ़ा, डिफिकल्ट तो अब हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिख रहा है लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में, जी हां दोस्तों, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित दोस्तों कुल कितने मेंबर होते हैं। और साफ साफ लिख रहा है दोस्तों लोकसभा की बात कर रहा है, तो याद रखेंगे लोकसभा में जो कार्य मंत्रणा समिति होती है इसमें कुल मेंबर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। कहां पर दोस्तों, याद रखेंगे लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, और किसके साथ साथ दोस्तों, लोकसभा में अध्यक्ष सहित याद रखेगा। ठीक है, अध्यक्ष सहित याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख रहा कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों जो लोकसभा, क्योंकि मामला लोकसभा का है तो लोकसभा में इससे बड़ा कोई अधिकारी थोड़े है। लोकसभा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष है। इसीलिए दोस्तों यहां पर कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष भी कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। कोई दिक्कत आपको, कुल 15 मेंबर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर होते हैं, और यही दोस्तों इस समिति का अध्यक्ष भी होता है। लिख रहा है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक, गैर सरकारी सदस्यों के जो विधेयक होते हैं दोस्तों तथा संकल्पों संबंधी समिति का गठन दोस्तों किस सदन में किया जाता है, तो याद रखेंगे इस तरह के जो समितियां होती हैं या फिर जो गठन होते हैं सभी केवल और केवल कहां पर होते हैं, केवल और केवल लोकसभा में होते हैं। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य मैंने बताया था कि जब लोकसभा के अन्य मेंबर जो मंत्री न हो, जब वो किसी विधेयक को पेश करते हैं तब उसे हम गैर सरकारी विधेयक के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना, यही पढ़ा गया था ना। देखिए पीछे की क्लास अगर आपने नहीं देखा होगा तब तो दोस्तों आपको यही लगेगा कि सर बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सब बड़ा एक दूसरे से कनेक्टेड सवाल है, ऐसा कठिन कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं भैया पीछे की चीज देखिए, जाकर पीछे की चीज देखिए, ये तो कनेक्शन वाले सवाल थे। अब अगर आपको यही नहीं पता कि सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर है, तब तो आप बहुत लेट एक क्लास ले रहे हैं ना। अगला सवाल लिख रहा है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं। अभी अभी दोस्तों हमने पढ़ा है कि गैर सरकारी सदस्यों की जो बात हो रही थी, ये हम बात कर रहे थे दोस्तों कहां पर दोस्तों, ये हमेशा लोकसभा की बात कर रहे थे। ठीक है, और अभी हमसे पूछ रहा दोस्तों इसमें कुल मेंबर कितने होते हैं, तो जनरली दोस्तों 15 मेंबर ही होते हैं। ठीक है, 15 मेंबर ही होते हैं। हम अगर आप पीछे भी क्लास देखे होंगे ना तो वहां भी दोस्तों 15 मेंबर, ज्यादातर लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ऐसे आपने पढ़ा होगा। फिलहाल आप इसको याद रखिएगा 15। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो जहां जहां लोकसभा की बात आएगी वहां वहां दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है दोस्तों, मुख्य होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, मुख्य होता है। चाहे आप इस समिति की बात करिए या इस तरह की बहुत सारी समितियां हमारे लोकसभा में बनी होती है, तो सबकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लिख रहा लोकसभा की नियत समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित दोस्तों कितने मेंबर होते हैं। अब यहां थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, अभी भी बहुत नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक समिति स्पेशल है, वहां पर दोस्तों 15 की बजाय 16 सदस्य हो जाते हैं, लेकिन कब, वो समिति स्पेशली राज्यसभा की है। ठीक है, वहां सभापति और उपसभापति की बात आती है, वही एक अपवाद स्वरूप आप अलग से याद कर सकते हैं जो थोड़ा सा अलग है, वहां 16 मेंबर हो जाते हैं। लिख रहा है राज्यसभा की नियम समिति में सभापति और उपसभापति सहित कितने हो जाते हैं। तब दोस्तों यहां क्या पढ़ेंगे आप, अब आप यहां पढ़ेंगे दोस्तों, यहां कुल हो जाएंगे 16 मेंबर। क्या हो जाएंगे, 16 मेंबर हो जाएंगे। ये नियम समिति की बात कर रहा
रहा है और ये नियम समिति कहां है दोस्तों, ये राज्यसभा की नियम समिति है। ठीक है, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो देखिए अनुसूचित जाति मतलब क्या हो गया, एससी हो गया। अनुसूचित जनजाति मतलब क्या हो गया, एसटी हो गया। तो देखिए एससी में हो गया 15 लोग, एससी में कितने लोग हैं दोस्तों, 15 लोग हो गए। एसटी में दोस्तों कितने लोग होंगे, 15 लोग हैं। और 15 धन 15 क्या हो गए दोस्तों, 15 धन 15 क्या हो गए, 30 सदस्य हो गए। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आप अलग अलग जोड़ के याद करिएगा, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अब एग्जाम में आ जाता है, लोग 15 रटे पड़े हैं, पता चला भूल गए, अरे भैया एससी में भी 15 बैठे हैं और एसटी में भी 15 बैठे हैं। आप सवाल को देखिएगा, सवाल अगर पूछे कि खाली एससी का तब 15 बताइएगा, खाली एसटी का तब 15 बताइएगा, और दोनों को जोड़ के पूछे तो आप 30 बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? अभी टोटल संख्या कितनी हो गया दोस्तों, 30 हो गया। 30 में से याद रखेंगे 20 सदस्य दोस्तों कहां से होते हैं, यहां बता दे रहा हूं, 20 सदस्य दोस्तों लोकसभा से होते हैं और बाकी दोस्तों 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। यहां एक चीज याद रखिएगा, ज्यादातर केसेज में ऐसा होता है ना कि 2/3, मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, 2/3 मेंबर हमेशा कहां से होते हैं दोस्तों, 2/3 मेंबर ये हमेशा लोकसभा से होते हैं। ठीक है, अगर संख्या जैसे आप समझिए, अगर जैसे संख्या अगर 22 है तो 22 का 2/3 कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। अब किसी सदस्य को आधा 20 में से तो काट नहीं देंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य क्या होते हैं राज्यसभा से। जब संख्या 30 है तो इसमें क्या करेंगे, इसका 2/3 कितना होगा, 2/3 हो जाएगा, यहां 20 सदस्य, यहां 10 सदस्य हो जाएगा ना 2/3। इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे तो घबराइएगा मत, परेशान नहीं होगा। अगर 2/3 वाली बातें याद रहेंगी कि जनरली क्या होता है, 2/3 मेंबर आपके लोकसभा से होते हैं, 1/3 मेंबर आपके राज्यसभा से होते हैं, तो ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई। आप एक मौका भर दीजिए, किताब को लीजिए, परचेज कीजिए, आपको समझ जाएगा कि वाकई नितिन सर जो कह रहे हैं गजब की बात है और बहुत जबरदस्त किताब है। बहुत मेहनत के साथ दोस्तों इसका कंटेंट तैयार किया गया है। यह किताब आप हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर जगह किताबें आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? तो पीछे हमने पढ़ा दोस्तों कुल सदस्य कितने होते हैं। अगर कुल सदस्य की बात आएगी तो हमने पढ़ा कुल सदस्यों की संख्या है 30। 30 में से दोस्तों 20 कहां है, 20 सदस्य कहां से हैं दोस्तों, लोकसभा से हैं। और 10 सदस्य कहां से हैं दोस्तों, 10 सदस्य आपके राज्यसभा से हैं। सवाल दोस्तों यहां राज्यसभा का है, बता दीजिए। ठीक है, कि 10 उत्तर हो जाएगा। सवाल लोकसभा का होता तो बता दीजिएगा, 20 सवाल हो जाएगा, 20 उत्तर हो जाएगा। तो आप 2/3 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। लिख रहा है, ग्रंथालय समितियों में कितने सदस्य होते हैं? तो ग्रंथालय समिति जो है दोस्तों इसमें होते हैं कुल 9 मेंबर। कितने होते हैं, 9 मेंबर। सर क्या वो 2/3 यहां भी लागू होगा? हाँ, अगर 2/3 करेंगे तो दोस्तों 6 सदस्य आएगा, तो 6 आएगा दोस्तों, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 आपके लोकसभा से निकल कर आएंगे, 6 लोकसभा आएंगे और जो बचेगा 3 वो कहां से आ जाएंगे दोस्तों, राज्यसभा से आ जाएंगे। चलिए ये आप सिस्टम याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक सब समझ में आएगा। लिख रहा है, ग्रंथालय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लो हमने बताया कॉन्सेप्ट और सवाल आ भी गया। तो लोकसभा के कितने हो जाएंगे दोस्तों, लोकसभा के हो जाएंगे 6 सदस्य। कैसे? क्योंकि आपको संख्या क्या लेना है, 2/3 लेना है। तो 6 यहां हो गए, अब बाकी 3 सदस्य कहां हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके राज्यसभा में। वही लिख रहा है कि ग्रंथालय समिति में लोकसभा सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो जो लोकसभा के मेंबर सदस्य होते हैं उनको दोस्तों कौन मनोनीत करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कौन किस समिति में रहेगा। हमने आपको कल भी बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि कौन अस्थायी समिति में रहेगा। अस्थायी समिति में जो ढेर सारी समितियां होती, किस मेंबर को किस समिति में रखा जाए, ये लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। ठीक है, याद रखेंगे। ग्रंथालय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो पीछे हमने पढ़ा दोस्तों 3 सदस्य होते हैं। कैसे 3 सदस्य होते हैं? अगर आप ध्यान देंगे तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, कुल सदस्यों की संख्या है 9। 9 का 1/3 निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा। 9 का 1/3 निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा। ये 3 सदस्य आपका जवाब हो जाएगा राज्यसभा में। ये होता है तरीका। लिख रहा है, ग्रंथालय समिति में राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राज्यसभा का सर्वेसर्वा कौन है दोस्तों? राज्यसभा का सभापति है। और सभापति होता कौन है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही दोस्तों सभापति होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों राज्यसभा में कौन मेंबर किस समिति में रहेगा वो सभापति डिसाइड करते हैं। समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखिए, लिख रहा है ग्रंथालय समिति का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? तो ग्रंथालय समिति दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष बनती है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष ये ग्रंथालय समिति का गठन होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जरूरत वाली नहीं है, ये बनती ही बनती है। लिख रहा है कि भारत में सबसे पहले संयुक्त संसदीय समिति का गठन दोस्तों ये पहली बार दोस्तों कब किया गया था या किस साल किया गया था? तो पहली बार 1987 ईस्वी में दोस्तों ये संयुक्त संसदीय समिति बना था, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर ये बना था तो क्यों बना था? क्योंकि आपने पढ़ा दोस्तों कि कई सारे रिपोर्टों की जांच करता है, तो केवल उसी लिए इसको बनाया गया था। वर्ष 1987 में गठित संयुक्त संसदीय समिति जो बनी थी दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या था? तो ये सिंपल आपसे उद्देश्य पूछ रहा है, याद रखेगा, उसका उद्देश्य था, एक बोफोर्स घोटाला हुआ था अपने यहां पर, ठीक है, बोफोर्स घोटालों की जांच करना, घोटालों की जांच करना। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं, आप में से हर बच्चा ने सुना होगा कभी न कभी कि सर बोफोर्स घोटाला हुआ था, लेकिन अगर मैं किसी से पूछूं कि बोफोर्स घोटाला था क्या, कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से बताता हूं। पहली बात याद रखिए दोस्तों, ये जो बोफोर्स घोटाला हुआ था, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, एकदम आसान शब्दों में आपको बताता हूं। ये जो बोफोर्स घोटाला हुआ था दोस्तों, 1987 की घटना है, और बोफोर्स दोस्तों एक कंपनी थी। ये कंपनी दोस्तों स्वीडन देश की कंपनी थी, स्वीडन देश की कंपनी थी, जिस कंपनी से भारत तोप खरीद रहा था। क्या कर रहा था दोस्तों? भारत तोप खरीद रहा था, ठीक है, भारत तोप खरीद रहा था। होता क्या दोस्तों, स्वीडन की इस कंपनी को, भारत में उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, तो 80 लाख डॉलर दोस्तों इस कंपनी ने दिया था। किस लिए दोस्तों? कि आप हम ही से तोप खरीदो। भाई बड़ा बिजनेस था ना, तो 80 लाख डॉलर रुपया दोस्तों दिया गया था, यही घोटाला हुआ था। बात को समझिए, मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूं। देखिए अभी तो हमारे देश में बहुत सारे चीजों का उत्पादन होने लगा, ठीक है। पहले क्या होता था, बंदूकें हो गई, तोपे हो गए, मिसाइल हो गए, बम हो गए, ये हमारे देश में बनते नहीं थे। लेकिन हमें तो अपने देश की सुरक्षा रक्षा करनी है, तो हमें किसी न किसी देश से खरीदना पड़ेगा। अब जब हम किसी देश से खरीदेंगे तो 1-2 पीस तो खरीदेंगे नहीं, बड़ी संख्या में आता है। ये सब चीजें सस्ती भी नहीं होती, 2-4 लाख का मिल जाए, ये सब चीजें महंगी होती हैं, अब ज्यादा मात्रा में होती हैं। अब होता क्या है कि जिस कंपनी को आप डील देंगे उसमें बहुत प्रॉफिट उसको मिलता है, तो ऐसे में लाइन लगा के तो 10-20 कंपनियां खड़ी हैं, हम तो किसी एक से खरीदेंगे ना। अब सामने वाला क्या कर रहा है, आपको पैसे खिला रहा है, किस लिए? कि 80 लाख डॉलर दिया गया। और ये किसने कहा था दोस्तों? ये स्वीडन का एक रेडियो चैनल था, उसने इस बात को उजागर किया था, और वहीं से दोस्तों ये मामला संज्ञान में आया था, ठीक है। ये दोस्तों घटना हुआ था, तो इसको समझिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, 80 लाख डॉलर ये कांग्रेस को मिल गया, और इसके बदले में कांग्रेस ने क्या कर लिया, बोफोर्स जो कंपनी थी उससे डील साइन कर लिया। ये इस तरह का घोटाला होता है। ये 1987 की घटना है, इसीलिए दोस्तों पहली बार क्या बना था, संसदीय समिति बनाई गई थी, ठीक है। उसकी जांच करने के लिए क्या बना था, यह संयुक्त संसदीय समिति का पहली बार भारत में गठन किया गया था। लिख रहा है बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति बनी है 1987 में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता किया था शंकरानंद जी ने, ठीक है, शंकरानंद जी ने उसकी अध्यक्षता किया था। 1987 की दोस्तों ये घटना है जब ये समिति बनाई गई थी, तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख रहा है हर्षद मेहता शेयर घोटालों की जांच हेतु, जी हां दोस्तों, हर्षद मेहता शेयर घोटालों की जांच हेतु जो समिति बनी थी दोस्तों, वो समिति कब बनी थी? सिर्फ आपसे कब पूछ रहा है। ये घटना दोस्तों कब की है? ये घटना 1992 की। एक एक घटना आप याद रखें, मैं आपको सिस्टम बताता हूं, ठीक है। इसका भी नाम आपने खूब सुना होगा, लेकिन आपको अपने शब्दों में बताना नहीं आता, मैं बताता हूं, सुनिए दोस्तों। घटना 1992 की है। ये हर्षद मेहता नाम का एक व्यक्ति रहता है। ये हर्षद मेहता ने क्या किया दोस्तों, बैंक से ऋण लिया। क्या लिया दोस्तों? बैंक से लोन लिया, और जब पैसा दोस्तों बैंक से मिल गया तो इसने लोन के पैसे को कहां लगा दिया दोस्तों? शेयर मार्केट में लगा दिया, ठीक है। कहां लगा दिया? शेयर मार्केट में लगा दिया। इस तरह से दोस्तों हेरा फेरी करने शुरू किया, और बहुत सारा पैसा लिया, बहुत सारा पैसा, ठीक है। एक तरफ लोन ले रहा है, दूसरे तरफ शेयर मार्केट में लगा रहा है, और अपने आप को डिफॉल्ट घोषित करके वो हट गया। और ये घोटाला जो दोस्तों तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का घोटाला था। कितने का घोटाला था? 4000 करोड़ का घोटाला था। आप ये फिगर समझो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, बैंक से लोन लेके वह पैसा शेयर मार्केट में लगा देना, उठा तो ठीक, नहीं उठा तो कुछ डिफॉल्ट करेंगे, देखा जाएगा, ये मामला था, ठीक है। अब आपसे सवाल करा दोस्तों, इसके लिए जो समिति बनी, जैसे ये वाली समिति के लिए शंकरानंद जी थे, वैसे ये जो समिति थी इसके लिए कौन थे? इसके लिए राम निवास जी थे, ठीक है।
इनका नाम, इनके आगे कुछ टाइटल भी है लेकिन हमको इतना ही याद है, ठीक है। रामनिवास जी तो दोस्तों वर्धा या ऐसे, वर्धा नहीं, मिर्धा या ऐसे कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो रामनिवास जी थे, इतना भी काफी है। तो हर्षद मेहता समिति की जांच के लिए 1992 ईस्वी में रामनिवास की अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति बनाई गई थी। ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है केतन पारीख शेयर घोटाले की जांच, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। केतन पारीख शेयर घोटाले की जांच हेतु बनी समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? अब यहां सन नहीं दे रहा, समय नहीं पूछ रहा, ये घटना है दोस्तों 2009 की। कब की घटना है? पहले याद रखें 2009 की घटना है। अब दूसरी बात याद रखें दोस्तों, यहां पर इसकी अध्यक्षता पूछा तो शेख मणि कह रहे हैं, प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का नाम याद रखेगा, ठीक है। प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का नाम याद रखें दोस्तों। प्रकाश मणि त्रिपाठी जी क्या थे दोस्तों? इनकी अध्यक्षता में जांच किया गया। अच्छा सर, ये जो केतन पारीख शेयर घोटाला है सर, ये था क्या? तो केतन पारीख एक तरह के इनसाइडर ट्रेडर थे। क्या थे दोस्तों? एक तरह के इनसाइडर ट्रेडर थे, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडर थे, ठीक है। और दोस्तों जो इनके बारे में शोध किया, वो शोध किया था दोस्तों सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो दोस्तों, उसने दोस्तों पता लगाया और इनको पता यह लगाया गया सेबी के द्वारा कि शेयर के जो स्टॉक होते हैं, जो प्राइस होते हैं, उसमें ये आदमी हेराफेरी करता था, ठीक है। तो शेयर के प्राइस में हेराफेरी करने के कारण दोस्तों इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था सीबीआई के द्वारा। कब? तो घटना दोस्तों 2009 की है। प्रकाश मणि त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी। लिख रहा है शीतल पेय में कीटनाशक मामलों की जांच हेतु जो समिति बनी, उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो याद रखिएगा इसके, अच्छा ये मामला कब का है? मामला 2006 का है और यहां पर अध्यक्ष थे शरद पवार, ठीक है। अच्छा यहां पर दोस्तों मामला क्या था? मामला हुआ कि शीतल पेय का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोल्ड ड्रिंक। शीतल पेय का मतलब क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं। जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, जांच पड़ताल में पता चला कि कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला पाया गया? उसमें कीटनाशक पाया गया। क्या बात करते सब, कीटनाशक का जो मामला है दोस्तों, ये दोस्तों पाया गया, कीटनाशक पाया गया, वो भी कहां पर दोस्तों? कोल्ड ड्रिंक में। जब जांच हुआ तो दोस्तों ये भी पाया गया कि उस कोल्ड ड्रिंक में भारी मात्रा में, लगभग जितना मतलब मात्रा होनी चाहिए कीटनाशक की, उसका 54% दोस्तों अधिक इसका प्रयोग किया गया था। और जब शरद पवार जी की अध्यक्षता में बना तो इस आदमी ने पता नहीं अपना एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। इस आदमी ने क्या स्टेटमेंट दिया दोस्तों? इसने कहा मां के दूध में भी तो कीटनाशक होता है, मां के दूध और नारियल के पानी में, जी हां दोस्तों, नारियल के पानी में भी कीटनाशक पाया जाता है, यानी ये बचाव के तरफ थे, ठीक है। कीटनाशक पाया जाता है, ये दोस्तों इनका स्टेटमेंट आया था। उसके बाद बड़ी बेइज्जती हुई थी, ठीक है। ये आज आप भी पढ़ करके बेइज्जती फील कर रहे होंगे इनके बारे में, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है 2G स्पेक्ट्रम मामलों की जांच हेतु जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो पहले याद रखें दोस्तों, ये 2G स्पेक्ट्रम मामला कब संज्ञान में आया था? तो दोस्तों ये मामला संज्ञान में आया था वर्ष 2011 में। कब दोस्तों? वर्ष 2011 में मामला संज्ञान में आया था। क्या था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला? तो दोस्तों यहां पे क्या लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। लाइसेंस दिया जाता है और एक टेंडर निकाला जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सरकार ने टेंडर निकाला, कोई किसी काम के लिए टेंडर निकाला, चलो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 2G छोड़ो, किसी जगह पे पार्किंग का टेंडर सरकार ने निकाल दिया, ठीक है। तो टेंडर निकाला जाएगा तो उसमें नियम क्या होता है? बोली लगेगी, नीलामी होगा, ठीक है। किसी ने कहा हम यहां पार्किंग के लिए सरकार को 5 लाख रुपया देते हैं, दूसरे ने कहा 7 लाख देते हैं, तीसरे ने कहा 10 लाख देते हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार तो अपना फायदा देखेगी ना। सरकार को यह करना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा पैसा देगा सरकार उसी को टेंडर दे देगी। लेकिन अगर सरकार को कोई अलग से पैसा खिला दे तब, ठीक है, यानी बोली ही ना लगे, ठीक है, सरकार कम दाम पे ही कुछ पैसा जेब में ढकोस ले और बाकी का टेंडर ऐसे क्या कर दे? हवाई बांट दे। तो दोस्तों ये था 2G स्पेक्ट्रम और कई लाख करोड़ का दोस्तों घोटाला था। और यहां पर जो अध्यक्ष जी थे उनका नाम था पीसी चाको। क्या नाम था दोस्तों? पीसी चाको की अध्यक्षता में दोस्तों इस कमेटी बनी थी और ये दोस्तों लगभग 1.86 लाख करोड़ का घोटाला था, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लाख करोड़ रुपए का घोटाला था। ये था कहने का मतलब ये था कि दोस्तों जितने में नीलामी करना चाहिए था वो नीलामी नहीं हुआ तो नुकसान हुआ ना सरकार का। जैसे मान लीजिए अब सरकार ने 3 लाख में पार्किंग बांट दिया, जबकि उस पार्किंग का सरकार 14 लाख रुपए पा सकती थी, तो बांटा 3 लाख में तो 11 लाख का नुकसान हुआ ना। बस वही चीज है दोस्तों, यही एक घोटाला है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों मैं इसीलिए कहता हूं कि आप स्टडी 91 के साथ जुड़िए। जब आप हमारे साथ होंगे तो एक फायदा आपको होगा ना कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। आपकी आदत क्या है ना, जो चैप्टर अच्छे से आता है आप उसको पढ़ते हो, जो नहीं आता भाग जाते हो।
अब हमारे साथ रहोगे तो हम तो आपको सब पढ़ाएंगे। 150 लेक्चर में हमने सिर्फ आपको इतिहास विषय पढ़ाया है और आज 88वां देख रहे हैं, इसका मतलब टोटल 38 लेक्चर हो गया। अभी हम लोग दोस्तों भारतीय संविधान कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत आराम से यहाँ भी 50-60 लेक्चर जाएगा, मिनिमम 50-60 जाएगा, हो सकता है इससे भी ज्यादा चला जाए। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे देखिए हम लोग 5600 सवाल ऐसे ही क्लास में डिस्कस कर लिए। हो सकता हो आप लेट में ज्वाइन किए हो स्टडी 91 को, कोई बात नहीं, आप अब से भी देखना शुरू कर दो। एक दिन में 3-4 वीडियो देखोगे, 1-2 महीने में कवर हो जाएगा। आप पहले प्रयास तो करो। पहले आप अपना काम शुरू नहीं करते, एकदम डर के बैठ जाते हो। देखो डरने से काम नहीं चलेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा और उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं। ठीक है, तो आप साथ में जुड़िए और आप पढ़ना आरंभ कीजिए। बहुत सारे ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हस्तलिखित नोट्स हैं। बाकी हमारी किताबें भी आती हैं, हमारे कोर्स भी आते हैं। एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक निवेदन आप सभी से है, अगर आपको किसी भी दिन ऐसा लगे कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों आप डेली उस दिन से वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट किया करिए, आपका 10-20 सेकंड जाएगा कि हाँ सर हमें कैसा महसूस हुआ, या अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए, कुछ तो मैसेज करिए, अच्छा लगेगा हमें। बस खाली इसलिए कर रहे हैं, बाकी शेयर करना ना करना ये सब आपके हाथ में, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही करेंगे। मेरे बार बार कहने से आपको कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।